हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्थ मूवमेंट अर्थात पृथ्वी की हलचलों पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि धरातल पर ये जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं ये दो रूपों में कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। और इन आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत जो इसके विभिन्न रूप हैं, दीर्घकालीन और आकस्मिक। और दीर्घकालीन के अंतर्गत महाद्वीप निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी। और महाद्वीप निर्माणकारी के अंदर दो प्रकार के जो मूवमेंट हमने देखे हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी ली थी, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के दो पार्ट थे, उत्थान और उन्मज्जन, और डाउनवर्ड के दो पार्ट थे, अवतलन और निमज्जन। इसके साथ साथ ही हम लोग अब पर्वत निर्माणकारी शक्तियों पर अब चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है तनाव और दूसरी प्रक्रिया होती है संपीड़न। तनाव के कारण भ्रंश उत्पन्न होते हैं और संपीड़न के कारण वलन उत्पन्न होते हैं। तो आज हम अब चर्चा करते हैं इन पर्वत निर्माणकारी शक्ति पर। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो पर्वत निर्माणकारी शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक होते हैं, उस संचलन बल को ही पर्वतीय संचलन कहा जाता है, ओरोजेनेटिक फोर्सेस के रूप में जाना जाता है। ये जो बल होता है ये दो रूपों के अंतर्गत क्रियाशील होता है। यदि इसके कारण से अगर धरातलीय भाग विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसे हम तनाव की स्थिति कहते हैं, और इसके कारण से दरार और भ्रंश ये पड़ते हैं। अर्थात जब धरातलीय भाग आंतरिक शक्तियों के कारण से विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं तो उसके कारण से उत्पन्न जो स्थिति होती है उसके अंतर्गत या तो हमें धरातलीय भागों में दरारें, फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं, या फिर वहां पर भ्रंश अर्थात फॉल्ट्स का निर्माण होता है। और यदि यही प्रक्रिया आमने सामने क्रियाशील होती है तो उस स्थिति को हम संपीड़न, कंप्रेशन की स्थिति कहते हैं। और इस प्रक्रिया में दो प्रकार की प्रक्रिया हमें दिखाई देती हैं, संवलन और वलन। तो इनके बारे में हम अब चर्चा करते हैं। तो आज हम अब सबसे पहले चर्चा करते हैं फॉल्ट पर। फॉल्ट्स को हम हिंदी में भ्रंश के रूप में जानते हैं, और इसका साधारण सा अर्थ यह है कि जो तनाव की जो तीव्रता होती है उसके कारण से जो चट्टानों में स्थानांतरण होता है, उस स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को ही हम भ्रंश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम के अंतर्गत ये देख रहे हैं कि ये जो भ्रंश है इसके ये विभिन्न भाग हमारे यहाँ पर दिखाई दिए हुए हैं। कि सबसे पहला तो आता है जिसको हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन अर्थात भ्रंश तल, कि जिस तल के सहारे भ्रंश उत्पन्न होते हैं उसे हम भ्रंश तल अथवा विभंग तल के नाम से जानते हैं। वहीं फॉल्ट डिप, डिप का मतलब हो गया कि भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच का जो कोण होता है उसे हम फॉल्ट डिप के नाम से जानते हैं। वहीं अप थ्रोन साइड, ये जो ऊर्ध्वपात खंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात जो भाग ऊंचा उठता है उसे हम ऊर्ध्वपात यानी कि अप थ्रोन साइड के रूप में जानते हैं, और जो भाग नीचे की ओर होता है उसे हम डाउन थ्रोन साइड के रूप में हम इसे जानते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे हम हैंगिंग वॉल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ तो जो भ्रंश के कारण से स्थलीय सतह पर जो हमें एक प्रकार का यहाँ पर ये जो कगार बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम फॉल्ट स्क्रैप के नाम से जानते हैं। तो ये जो फॉल्ट उत्पन्न होते हैं ये उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है कि ये भ्रंश किस प्रकार के होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो तनाव की स्थिति है ये सभी जगह पर समान नहीं होती है, इसके कारण से विभिन्न प्रकार के भ्रंश उत्पन्न होते हैं। तो उन भ्रंशों को हम 6 प्रकारों के अंतर्गत बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उसे हम कहते हैं सामान्य भ्रंश अर्थात नॉर्मल फॉल्ट। चट्टानों में जब दरारें पड़ जाने पर उसके जब दोनों खंड विपरीत दिशा में संचालित हो जाते हैं तो जो निर्मित भ्रंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंतर्गत यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों चट्टानी भाग एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले गए। तो एक भाग तो ये अप थ्रोन साइड के रूप में, एक डाउन थ्रोन साइड के रूप में है, ये भाग लटकती दीवार के रूप में है, और ये भाग स्ट्राइक और उसके रूप में यहाँ पर जो एंगल बना हुआ होता है उसको हम स्ट्राइक के रूप में जानते हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है उसे हम भ्रंश कगार के रूप में जानते हैं। तो ये जो भ्रंश यहाँ पर बना है इसे हम कहते हैं सामान्य भ्रंश। दूसरे प्रकार का जो भ्रंश आता है उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट
यहाँ पर हम इस रूप में भी इसको हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉल्ट किस रूप में बना हुआ है। दूसरा जो भाग आता है उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, अर्थात चट्टानों में दरार पड़ जाने पर जब उसके दोनों खंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं तो जो निर्मित भ्रंश होता है उसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, और इसके अंतर्गत चट्टान का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इसे हम आरूढ़ भ्रंश के नाम से, थ्रस्ट फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का भ्रंश है जिसका नाम है रिवर्स फॉल्ट। यहाँ पर हम इस एनिमेशन के द्वारा भी इसको समझ पा रहे हैं कि जब दोनों भाग आते हैं एक दूसरे की ओर तो एक भाग दूसरे पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उसे इस कारण से हम इसे आरूढ़ भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो भ्रंश होता है उसको हम कहते हैं पार्श्वीय भ्रंश या नतीलम भ्रंश या विदारण भ्रंश अर्थात जहां पर भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति के कारण से भूखंड न तो ये ऊपर नीचे की ओर जा रहे हैं, न ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, न एक दूसरे के पास आ रहे हैं, बल्कि में ये एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं। तो उसके कारण से जो भ्रंश बनता है उस भ्रंश को ही हम लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के रूप में या विदारण भ्रंश टियर फॉल्ट के रूप में हम उसे जानते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंतर्गत भी हमारे सामने ये चीज स्पष्ट हो रही है कि जब धरातलीय भाग एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं तो उसके कारण से जो भ्रंश उत्पन्न होता है उसे हम विदारण भ्रंश या टियर फॉल्ट के रूप में जानते हैं। चौथा जो भाग आता है उसको हम कहते हैं स्टेप या टेरेस फॉल्ट, अर्थात सीढ़ी नुमा भ्रंश, कि जब किसी क्षेत्र के अंतर्गत कई सारी समानांतर दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों के बीच में उनके उठने या धंसने की दिशा अगर एक ही होती है तो उसे हम सीढ़ी नुमा या सोपानी भ्रंश के रूप में जानते हैं। जैसे कोई धरातलीय भाग इस रूप में है और फिर एक दूसरा भाग वापस इसी दिशा के अंतर्गत ऊपर उठे और फिर वापस से एक और भाग इसी दिशा में ऊपर उठे, तो ये जो इस प्रकार से जो बना हुआ भ्रंश है इसे हम सीढ़ी नुमा कहते हैं। या फिर इनके धंसने की दिशा एक ही हो तो उस प्रकार से बने हुए भ्रंश को भी हम सीढ़ी नुमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। अगले जो प्रकार का भ्रंश आता है उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली या ट्रफ फॉल्ट अर्थात द्रोणी भ्रंश, कि जब दो सामान्य भूखंडों का जो मध्य वाला भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है तो इस प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब किसी समानांतर भाग में इस प्रकार से दरारें पड़ जाती हैं और बीच वाला भाग, अगल बगल वाले भाग, ये भाग और ये भाग तो अपनी जगह पर स्थिर रहे और बीच वाला भाग अंदर की ओर चला जाता है, तो उस प्रकार से बनने वाले भ्रंश को हम द्रोणी भ्रंश के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर का दो स्थितियां होती है कि यदि दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे धंस जाए और अगल बगल वाले भाग स्थिर रहें, जैसा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक चट्टानी भाग है और ये दो चट्टानी भागों के बीच वाला भाग नीचे चला गया और ये दोनों भाग अपनी जगह पर स्थिर रहे, तो इस प्रकार से बनने वाले भ्रंश को हम द्रोणी भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसमें एक और स्थिति होती है कि यदि बीच वाला जो भाग है वो तो अपनी जगह पर स्थिर रह जाए, बीच वाला भाग तो अपनी जगह पर स्थिर रह जाए, लेकिन अगल बगल वाले भाग यदि ऊपर उठ जाते हैं इस प्रकार से, तब भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से जो बनती आकृति उसे भी हम भ्रंश के नाम से ही, द्रोणी भ्रंश के नाम से ही जानते हैं। इस प्रकार से तो ये दो प्रकार की इसके अंतर्गत स्थितियां होती है कि यदि अगल बगल वाले भाग अपनी जगह पर स्थिर रहे और बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो उस प्रकार से बनने वाले द्रोणी भ्रंश से रिफ्ट घाटी अथवा ग्राबेन का निर्माण होता है और राइन नदी की घाटी, जॉर्डन घाटी, नर्मदा, दामोदर नदी की घाटियां जो हैं वो इस प्रकार के भ्रंश घाटी के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। वहीं जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग तो अपनी जगह पर स्थिर रहे और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो बनने वाले द्रोणी भ्रंश को हम रैंप वैली के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वो इसका एक उदाहरण है। तो इस रूप में हमने यहाँ पर देखा कि ये जो पांचवें प्रकार के भ्रंश के अंतर्गत भी दो स्थितियां हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और ये जो छठे प्रकार का भ्रंश आता है जिसको कि हम ब्लॉक माउंटेन या कटक भ्रंश के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत द्रोणी भ्रंश के विपरीत स्थिति इसके अंतर्गत हमारे को दिखाई देती है। इस एनिमेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत हमें प्रक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि अगल बगल वाले भाग अपनी जगह पर स्थिर हैं और बीच वाला भाग
ऊपर की ओर उठ जाता है तो बनने वाला जो भ्रंश होता है उसको हम कटक भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति तो ये कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग तो स्थिर रहे, यानी कि अगर हम बात कहें कि दो भ्रंश जो हैं उनके बीच का भाग तो जो है वो अपनी जगह पर स्थिर रहे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक स्केच डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक कोई धरातलीय भाग है और ये कोई दूसरा धरातलीय भाग है। ये दोनों भाग तो क्या है, ये दोनों भाग जो हैं दोनों किनारे तो स्थिर हैं, लेकिन बीच वाला भाग यदि इनका ऊपर की ओर उठ जाता है, इस प्रकार से ये बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ गया, तो उस दौरान बनने वाले भ्रंश को भी हम कटक भ्रंश के रूप में जानते हैं। लेकिन इस प्रकार के भ्रंश को हम होस्ट पर्वत के रूप में या होस्ट के रूप में भी हम इसे जानते हैं। और यदि बीच वाला भाग अपनी जगह पर स्थिर रह जाए और अगल बगल वाले भाग जो हैं वो इस प्रकार से नीचे की ओर धंस जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये भाग और ये भाग दोनों नीचे की ओर धंस गए, तो उसके कारण से भी कटक भ्रंश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बनने वाले पर्वत को हम ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। और ये सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, ये जो हैं ये इसके एक उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम के द्वारा भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्रक्रिया दिखाई दे रही है। तो ये जो होस्ट पर्वत है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें कि बीच वाला भाग जो है ये ऊपर उठ गया और ये अगल बगल वाले भाग अपनी जगह पर हैं, तो बनने वाले माउंटेन को हम क्या कहेंगे, होस्ट पर्वत के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये जाना कि ये जो 6 प्रकार के भ्रंश हैं, चाहे वो सामान्य भ्रंश हो, चाहे वो व्युत्क्रम भ्रंश हो या विदारण भ्रंश हो, सीढ़ी नुमा भ्रंश हो, द्रोणी भ्रंश हो या कटक भ्रंश हो, इन सबके निर्माण प्रक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो ये तो बात हमने की है भ्रंश के कारण से, जो कि तनाव के कारण से हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसके बाद में हम हमारे अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे वलन पर, और वलन जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 प्रकारों पर हम अब हमारे अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।